आप इतिहास में ऐसा स्टेप लिया मीर कासिम ने, आज तक आपको नहीं दिखाई पड़ता कहीं। मैं हमेशा मीर कासिम को अप्रेज करता हूं। ब्रिटिशर्स जब यहां पर आए तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले दे हैव एस्टेब्लिश्ड उन्होंने राजा से परमिशन ली और एक अपना एरिया आइडेंटिफाई किया। ठीक है, एक स्पेस मान लीजिए, ये एक जगह उन्होंने राजा की परमिशन से ले ली। ठीक है, अब इसमें उन्होंने कहा कि अब इधर से उधर से पूरे एरिया से जहां जहां वो ट्रेड कर रहे हैं अपना सामान ला करके यहां स्टॉक कर लिया। ठीक है, और यहां से स्टॉक करके अपने सामान को वो यहां से इसे एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं। कहां? अपने इंग्लैंड। तो एक एक्स रेट पे खरीद के यहां रख रहे हैं और इसको ले जा रहे हैं इंग्लैंड में, वहां पे इसको मल्टीपल उसमें बेच दे रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। दिस वाज द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। अब ये भी मैं आपको बता दूं, इसी को हम फैक्ट्री बोलते। इसका जो मेन इंचार्ज होता था, जो मेन इंचार्ज इसको देखेगा पूरी प्रीमाइसेस को, उसका नाम होता था, ही वाज अ फैक्टर। फैक्टर साहब हैं। इसी फैक्टर से फिर इसका नाम फैक्ट्री पड़ गया बाद में भविष्य में, और यही फिर बाद में गवर्नर कहलाया, और यही फिर बाद में गवर्नर जनरल कहलाया। ठीक है, तो एक जगह स्टोर बनाया, वेयर हाउस, कॉटेज इंडस्ट्री से सामान ला करके यहां किया। अब क्या होता था, एक टर्म आता है बंगाल की, जब आप इकोनॉमी पढ़ते हैं, उसका नाम है टर्म का इनलैंड ट्रेड। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1716 में बादशाह हिंदुस्तान से परमिशन ले ली कि भाई हम यहां पे इंटरनल फ्री ट्रेड करेंगे। उसको बोलते थे दस्तक। दस्तक का 10 तक, दिस इज द रियल स्पेलिंग, बट दस्तक जो है कई किताबों में आपको दस्तक करके मिलती है। ये दस्तक इस फैक्टर के पास होता था। मतलब कि ये फैक्टर जनरली तब क्या होता, ट्रेड कैसे होती थी शहर के अंदर, मतलब एरिया में, सड़कों से होगी या पानी के थ्रू होगी? सड़कों से ज्यादा होती। सड़कों पे जगह जगह चुंगी लगी रहती थी, तो जब आप वहां से निकलेंगे तो आपको वहां पे टैक्स देना है अपना। तो इनको ये परमिशन हो गई थी, बादशाह खुश हो जाते थे। मान लीजिए वहां से गवर्नर आया, कोई ऑफिसर आया विदेश से, बादशाह के लिए चश्मा ले आया रेवेन का, बादशाह ने चश्मा लगाया, नगर बहुत खुश हो गया बादशाह, क्या चाहिए? मैं साहब इनलैंड ट्रेड करनी है, फ्री करा दो हमारी। उन्होंने कहा ठीक है, दस्तक दे दिया, सर्टिफिकेट दे दिए। नाउ वो दोज दस्तक्स वर गिवन टू दिस फैक्टर। ये फैक्टर अपने जो कर्मचारी, इसके एजेंट्स हैं, सामान खरीद के ला रहे हैं, उनको दे दिए जाते थे कि तुम्हें रास्ते में अगर कोई रोकेगा तो तुम्हें दस्तक दिखा देना, तुम पे कोई चुंगी नहीं लगेगी। तो बिना टैक्स के उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्री से सामान यहां इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद उस सामान को उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया इंग्लैंड। ठीक है, अब क्या हुआ, ये दस्तक का मिसयूज होने लगा। दस्तक का मिसयूज ऐसे होने लगा, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, मैं बीच में आ गया हूं। ठीक है, सिराजुद्दौला प्लासी में हरा दिए गए, सॉरी, सिराजुद्दौला का मीर जाफर बने, और मीर जाफर के समय व्यवस्थाएं थोड़ी सी खराब थी, कमजोर वो था। मीर जाफर का मीर कासिम बनाया गया। मीर कासिम के समय क्या होने लगा, जब तक मीर कासिम आया, कि जो दस्तक जो थे इसका मिसयूज बहुत हो रहा था। और मिसयूज कैसे हो रहा था कि जैसे मैं एजेंट हूं, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सामान खरीद के ला रहा हूं कुछ, तो मैं खुद भी इनलैंड ट्रेड अलग से करने लगा। ट्रेड फैक्ट्री में तो ला ही रहा हूं अलग से, और मैं वहां से खरीद के ला रहा हूं और लोकल कहीं किसी को बेच दिया, या फिर किसी और माध्यम से अपने मैंने बाहर कर दिया, क्योंकि मुझ पे भी टैक्स नहीं लग रहा, दस्तक मैं भी लेके जा रहा हूं ना। और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इतना करप्शन बढ़ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑपरेशन में इतना करप्शन बढ़ गया कि एक टर्म आप पढ़ेंगे किसी किताब में, कंपनी के एजेंट गुंडे रखने लगे, उनका नाम था गोमस्ताज। पढ़ा कहीं? गोमस्ताज ये होते थे क्रिमिनल टाइप के, गैंग टाइप के लोग होते थे। अब ये कि कंपनी के खुद के लोग जिनको दस्तक दूसरे पर्पज से मिले थे, वो इंटरनल भी ट्रेड करने लगे और पैरेलली एक बिजनेस चलाने लगे। अब जरा आप समझिए कि इंडिया का जो मर्चेंट है, इंडिया में तो मर्चेंट है, ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको तो चुंगी देनी पड़ रही है और इनको चुंगी नहीं देनी पड़ रही है, तो उनका प्रोडक्ट महंगा हो जा रहा है जब वो इंग्लैंड अपना सेल करने जा रहे हैं, और इनका प्रोडक्ट सस्ता हो जा रहा है। इनका प्रोडक्ट जो सस्ता है वो तो चला जा रहा है इंग्लैंड, और जो यहीं पे ट्रेड कर रहे हैं वो भी उनका सस्ता है, क्योंकि उनको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, तो वो 100% इनसे आगे होते चले गए।
और एक समय ऐसा आ गया कि मतलब ये गोमस्ताज इतने पावरफुल हो गए कंपनी के लोग कि मर्चेंट्स क्या, नवाब के जो कर्मचारी थे, नवाब के जो ऑफिसर्स थे, उन तक को पनिश करने लगे ये लोग, बंद कर दिया, ये कर दिया। तो बहुत ही क्योस फैल गया था। मीर कासिम ने चिट्ठी लिखी, वेंसिटार्ट थे, उनको चिट्ठी लिखी, गवर्नर थे उस वक्त, ये आपने हमसे जो पैसा मांगा, आपने हमारे ऊपर जो चीजें लगाई वो हमने चूंकि मीर कासिम को गवर्नर उन्हीं ने बनाया था, उन्होंने तो जब गवर्नर बनाया तो उन्होंने कहा 5 लाख यूरोस तुम हमें दोगे क्योंकि हमने तुम्हारे वॉर में मेरे बहुत पैसे खर्च हुए। तो उसने कहा हमने सारे पैसे आपके दे दिए। एंड ही वाज अ वेरी एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर। मीर कासिम बड़े अच्छे वो थे। तो मीर कासिम ने चिट्ठी लिखी, जब ये लोग नहीं मान रहे थे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, वेंसिटार्ट भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, गवर्नर ठीक था लेकिन नीचे कर्मचारी गड़बड़ थे, जब वो कंट्रोल नहीं कर पाए, आप इतिहास में ऐसा स्टेप लिया मीर कासिम ने, आज तक आपको नहीं दिखाई पड़ता कहीं। मैं हमेशा मीर कासिम को अप्रेज करता हूं। उसने कहा कि अब चलो नहीं मान रही है तो किसी पे भी टैक्स नहीं लगेगा, अब इंडियंस पे भी टैक्स नहीं लगेगा और तुम भी नहीं, हमारे लोगों पे भी नहीं लगेगा, करो ट्रेड। लेकिन जब आप ऐसा करने लगेंगे तो व्हाट विल बी, जस्ट थिंक व्हाट वुड बी द स्टेट ऑफ इकोनॉमी ऑफ दैट प्रोविंस। उस प्रोविंस की इकोनॉमिक स्टेट क्या होगी, क्या स्थिति उसके अंदर हो जाएगी। ठीक है, मैं यहीं पे एक चीज जोड़ दे रहा हूं आपको कनेक्ट करने के लिए। जब इतनी व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई तो ब्रिटिश के पार्लियामेंट में इस पर चर्चा शुरू हो गई। यहीं के लोगों ने बताया कि साहब ऐसे ऐसे करके वहां पर, दिस इज द रीजन कि वहां पे कहा गया कि तुमने जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन की साख खराब की है, अब तुम्हारे को हम रेगुलेट करेंगे। देन दे पास द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया, तुमको अब हम रेगुलेट करेंगे और कोई गवर्नर नहीं, अब गवर्नर जनरल होगा वहां पे।